जिस तेज़ी से गरीब बस्तियां बढ़ रही हैं, जिस तेज़ी से मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। और शायद यही कारण है कि हमारे परिवार ने, श्री शक्ति इको फ्रेंडली परिवार ने इस ओर ध्यान दिया और जो जहाँ से हमने भी कार्य आरंभ किया है, गोमती नगर के आसपास जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, छोटे छोटे ऐसे बच्चे जो दिन में कहीं इधर उधर कार्य करते हैं, कूड़ा बटोरते हैं और उसी बहाने किसी न किसी गंदी आदतों में लिप्त हो जाते हैं, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया है और उनके लिए एक स्कूल भी हम लोग चला रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आपको हम थोड़ी देर में देंगे। इस समय इस संगोष्ठी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच हमारा ये सौभाग्य है कि लखनऊ की एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ दवाओं पर रिसर्च होती है और स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की इस संगोष्ठी में अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो वहीं दवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यहाँ इस संगोष्ठी में हमारे दरमियान CDRI के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री PK श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम सब के अंदर बचपना छुपा होता है, अगर हमें ये शिक्षा दी जाए कि हमको बचपन से कैसे इस दिशा में कार्य करना है तो शायद हम जागरूक होंगे। और ऐसा ही कुछ करने का प्रयास अपने एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेकर आए हैं श्री PK श्रीवास्तव जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। और मीडिया से पधारे हुए दोस्तों, ये बहुत खास विषय है हमारे शहर के लिए। आज शहर के बहुत प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अधिकारी लोग हैं, समाज सेवी हैं। मेरे एक दोस्त हैं DTV इंडिया में लखनऊ में, कमाल खान साहब, उन्होंने एक बार एक लाइन कही थी, वो शायद ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका जो भाव है मैं आपसे कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि आज मुझसे कैसे गिले शिकवे कर रहा है लखनऊ, देखो कैसे धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। तो लखनऊ की यही हालत है कि चाहे हम जो कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि कई चीज़ों पर हमें बड़े गौर से ध्यान देना होगा। मैं अंत में उस पर आऊँगा। मैं थोड़ी आपको बात बताना चाहूँगा कि जो आज ये वातावरण बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, पिछले 10 साल दुनिया के 100 साल के इतिहास में सबसे गर्म साल रहे हैं। तो क्या कारण है, कौन सी वो गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण को गर्म करती हैं? पीछे इसको बैक चले जाएंगे प्लीज़। बैक ही साइंस है जो सबसे पहले भारत में डेवलप हुई थी और उसका माध्यम है, जैसे कार्टून आप जानते हैं, तो मेरा जो व्याख्यान देने का तरीका है, मैं साइंटून का इस्तेमाल करता हूँ, यानी ऐसे कार्टून जो विज्ञान पर आधारित है, द कार्टून्स विच आर बेस्ड इन साइंस। और पूरी दुनिया में अब तक करीब 440 लेक्चर दिए हैं मैंने इस माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने के लिए। यहाँ पर आप एक मिनट करीब 35 लाख गाड़ियां दिल्ली में रोज चल रही हैं। 35 लाख, तो ये संख्या देखिए कि अगर आप बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई की गाड़ियां मिला दिए तब भी संख्या 35 लाख नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट दबा दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए 3 फोटोग्राफी, तीनों पे मालाएं पड़ी हैं, यानी वो तीनों लोग मर चुके हैं। एक साहब बता रहे हैं कि जो पहला फोटो सबसे बाईं तरफ में मेरे बड़े दादाजी का था, बहुत अच्छे थे, लेकिन 95 मेरे पिताजी का है और वो सिर्फ 30 साल की उम्र में चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ दिल्ली और लखनऊ में कोई खास फर्क नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ा है, आबादी बढ़ी है। नेक्स्ट, अगर आप किसी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, तो इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है कि वो 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर हम रोज ये धुआं पी रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ये गलत बात है कि मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन सच्चाई है कि आप जाने अनजाने में इतना पोल्यूटेड एयर ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, एक बहुत गुस्से में है। नेक्स्ट बात कीजिएगा। वो अपने सामने वाली महिला से कर रही है कि देखो मेरी बेटी आपके बेटे से कतई शादी नहीं करेगी। आज ये सारे शहरों की समस्या है। आज ऑक्सीजन पार्लर पहले जहां टोक्यो जैसे शहरों में थे, आज दिल्ली और लखनऊ में भी ऑक्सीजन पार्लर खुल चुके हैं। और यहाँ पर आप जाइए तो आपसे पूछा जाएगा साहब कौन से फ्लेवर में आपको चाहिए, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, आप फ्लेवर बताइए और आपको ऑक्सीजन दे दी जाएगी। अभी पूरे पूरे कैप्सूल बन गए हैं विदेशों में, जहाँ आप लेट जाइए पूरी बॉडी में फ्रेश एयर वो पास करेंगे और आप फ्रेश होकर बाहर आएंगे। यहाँ पर भविष्य का लखनऊ देखिए, पूरे लखनऊ में एक पेड़ बचा है और अगर एक पेड़ बचा होगा, सबको जिंदा रहना, सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर कोई बाहरी आदमी आया है तो वहां पर बोर्ड लगा है हाउसफुल का।
और वो साहब नेक्स्ट दबाइएगा, वो साहब कह रहे हैं जो इंचार्ज हैं, कह रहे हैं सारी यंग मैन आप कहीं और चले जाइए, ये पेड़ अगले 50 साल के लिए एडवांस में बुक्ड है, पूरा कोई जगह नहीं है। तो ये सच्चाई जो है, पहले हम लोग जब वैज्ञानिक लोग 10 साल पहले बोलते थे ऐसा हो सकता है, आज हम ये दावे के साथ कहते हैं ऐसा होता है। जो लेड हमारी हवा में जहर घोल रहा था उसका सीधे लिंक था हाई ब्लड प्रेशर से। अभी डॉक्टर शैली बस्ती जी बता रही थी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे क्या होता है, बजाय हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, जब वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। पहले अबॉर्शन जो महिलाओं के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कारण कहाँ है? कारण यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हम भगवान को दोष देते हैं या कुछ और कह देते हैं, इस तरह से पूरी बातें खत्म हो जाती। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए पूरी दुनिया में 1,50,00,000 एकड़ रेगिस्तान हर साल बढ़ रहा है। 1,50,00,000 एकड़ रेगिस्तान हर साल बढ़ रहा है, और उसकी मेन वजह क्या है? हम जंगल काटते चले जा रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है उधर अमेजोन के फॉरेस्ट में, इधर साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, और इधर नॉर्थ ईस्ट में इधर काफ़ी में गया। जिस तरह से जंगल कट रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। यहाँ पे दोनों कैक्टस में बड़े खुश हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है मनुष्यों को धन्यवाद देने के लिए कि भले उनको चाहे गोमती नगर कम पड़ जाए, लखनऊ का और कोई हिस्सा कम पड़ जाए, लेकिन हमको 1,50,00,000 एकड़ घर हर साल वो दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। आज 10 करोड़ एकड़ जंगल हम हर साल काट रहे हैं दुनिया में। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सोचिए 10 करोड़ एकड़ जंगल काटते चले जा रहे हैं। तुलसी का हम पूजन करते हैं, भविष्य में 1000 साल बाद लखनऊ में तुलसी की पूजा कैसे होगी आप देखिए। महिला जो है जल चढ़ा रही है, 2 चूहे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट। और वो एक बता रहा है, कह रहा है कि ये जो तुलसी का फोटोग्राफ है ये इनको इनकी बड़ी दादी माँ ने दिया था, क्योंकि तब उस जमाने में लखनऊ में तुलसी के वाकई पेड़ हुआ करते थे। परंपराएं चल रही हैं तो पूजा चल रही है। नेक्स्ट। हर मिनट में 50 एकड़ रेन फॉरेस्ट काट दी जाते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन। ये वर्षावन कहाँ है हमारे देश में? केरल में है या नॉर्थ ईस्ट में है। ये वन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें असंख्य हजारों ऐसे पेड़ छिपे हैं जिनमें वो दवाइयां हैं जिनके बारे में आज भी हम नहीं जान पाए हैं। दुनिया के सिर्फ 5% पेड़ों के बारे में हमको जानकारी है। 95% पेड़ों में क्या दवाइयां छिपी हैं, क्या जानकारियां हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। एक दिन में हम 72,000 एकड़ जंगल काट देते हैं ये वर्षावनों के। ये भविष्य का म्यूजियम आप देखिए, उसमें एक तरफ जहाँ डायनासोर का फोटो लगा है, वहाँ दूसरी तरफ एक और चीज़ है बाएं तरफ हरी सी, और 2 लोग वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हुए कह रहे हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि साहब आज से 2005 में एक फंक्शन हुआ था लखनऊ में, उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, मंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं गया था, जो जहाँ जाता था वहीं बैठ जाता था। और ये कह रहे हैं कि तब उस समय शायद जो बाएं तरफ आप चीज़ देख रहे हैं बड़ी, जिसका बेस ब्राउन कलर का है, हरा हरा सा है, ये पेड़ हुआ करता था पृथ्वी पे और तब ऑक्सीजन देता था आपको। नेक्स्ट। 1 अरब पेड़ हम काट देते हैं सिर्फ डिस्पोजेबल डायपर्स बनाने के लिए, सोचिए। और ये डिस्पोजेबल डायपर्स आज हमारे देश में आ रहे हैं। पहले हमारे देश में ये इनकी ज़्यादा बढ़त नहीं हुई थी। हमारे यहाँ तो एक छोटे बच्चों को कपड़े की लंगोटी पहना दी जाती थी जो आप 50 बार धो सकते हैं। आज ये डायपर्स हमारे स्टेटस सिंबल बन रहे हैं। हमें कोई मिस यूनिवर्स आके बताए कि अगर आप ये वाला डायपर आपका बच्चा इस्तेमाल करेगा तो बड़ा स्मार्ट होगा, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, लाइक दैट। और ये डायपर्स विदेशों में बैन किए जा चुके हैं। एक बच्चा अमेरिका में जब बड़ा होता है तो 8000 डायपर इस्तेमाल करता है। कितने बच्चे होंगे? और ये डायपर 200 साल तक खत्म नहीं होते हैं, इतना हेल्थ हजार्ड इनसे पैदा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैटरनिटी वार्ड है इंडिया का, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ है, रो रहा है। नर्स बता रही है कि ये बड़ा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बच्चा लग रहा है। जैसे ही इसने डायपर देखा ये दहाड़े मार के रोने लगा, बहुत तेज चिल्ला रहा है। नेक्स्ट। आज नीम हमारे पास है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में नीम है, और इस नीम के बारे में हम जागे कब? जब अमेरिका ने इसका पेटेंट लिया। आज हम इसका पेटेंट भले जीत चुके हैं, लेकिन एक इतनी दुखद बात है कि आज गांवों में उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के गांव का आदमी वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है जो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड करती है। आपको पता है पहले भी पान बहुत ज़्यादा खाया जाता था। घरों में पानदान हुआ करते थे जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं। पानदान शायद आपको दिखे तो आपको देखना पड़ेगा क्या है ये। वहाँ तब भी लोग इतना ज़्यादा पान खाते थे। कैंसर, ओरल कैंसर इतना क्यों नहीं होता था? हर आदमी नीम की दतून करता था। ओरल कैंसर के लिए उससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जहाँ पर हज करने के लोग जाते हैं वहाँ पे 50,000 नीम के पेड़ लगवाए गए थे। तो आप सोचिए कि ये ऐसा पेड़ है जो हम पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण पेड़ है, हमारे पास है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं करी जब तक कि अमेरिका में इसका पेटेंट नहीं लिया गया। यहाँ पे दोनों पेड़ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार कुछ मीडिया वालों से जान पहचान है, कुछ पत्रकार वगैरह से, टीवी चैनल वालों से
अगर वही हमारे बारे में कुछ लिखें या अमेरिका पेटेंट ले तभी शायद हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारी जिंदगी तो कब काट जाए पता ही नहीं है। नेक्स्ट, एक बड़ी आपसे विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी से, नगर के अधिकारी एसपी सिंह साहब मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश शासन ने ये बताया था वन विभाग ने कि जो पंचवटी थी, आपको याद है वहाँ 14 साल राम लक्ष्मण सीता जी रहे थे, और जब वो अयोध्या वापस आए थे दिवाली मनाने के टाइम पे, आपको याद होगा, तो आपने किसी रामायण में नहीं पढ़ा होगा कि रामचंद्र जी को ब्लड प्रेशर था या सीता जी को आर्थराइटिस हो गई थी या लक्ष्मण जी को कोई और प्रॉब्लम थी। वो 14 साल हेल्दी रहे, वापस आए। रीजन क्या था? ये 5 पेड़ हैं, उसमें पीपल एक है, आंवला है, बरगद है, अशोक है और बेल है। ये 5 पेड़ ऐसे 5 पेड़ हैं शायद दुनिया में हर बीमारी का इलाज इनमें संभव हो सकता है, और इनका पूरा एक नक्शा है किस डायरेक्शन में इनको लगाना चाहिए वो भी दिया गया है। आज सच्चाई क्या है? एक शहर के बच्चे से पूछा जाए तो पीपल या बरगद को शायद पहचान भी नहीं पाएगा, ग्लेडियोलस के फूल को जरूर पहचान लेगा। यहाँ पे आप देखिए एक पत्रकार, एक टीवी चैनल के पत्रकार मोबाइल पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बाजिएगा, और वो बात कर रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है, आप कैमरा टीम को फौरन भेजिए, ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जिसने एक असली पीपल का पेड़ देखा है। यानी पीपल का पेड़ तो उनको नहीं मिला कैमरा टीम को, लेकिन एक आदमी मिला है, शायद उसका वो ब्रेकिंग न्यूज देके पहले कवरेज कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए, उल्टा चल रहे हैं आप। मैं आपसे बता रहा था कि 5 मिनट में खास बात क्या है। बरगद एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, एयर कूलर की तरह। कभी आप भयंकर गर्मी बरगद के नीचे बैठ के देखेगा तो आपको ये एहसास होगा। पीपल जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 1800 किलोग्राम प्रति घंटा। अशोक जो है वो महिलाओं से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला विटामिन सी का बहुत प्रचुर स्रोत है, इम्यूनोस्टिमुलेंट है। बेल पेट की सभी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे एनवायरनमेंट को, ये 5 पेड़ बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ रखते हैं। हमेशा पीपल का पेड़ गांव में पूरब की दिशा में लगाया जाता था। वजह क्या थी? जो ऑक्सीजन निकलती थी वो गांव को फायदा कर सके। नेक्स्ट बाजिएगा। यहाँ पर आप देखिए घर के बाहर एक साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा आंगन भी एयर कंडीशनड है। तो उनको ताजुब लग रहा है कि एसी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बरगद का जो पेड़ है वो उसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट, मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में आप कभी सुना होगा आपने कि उससे स्किन कैंसर बढ़ रहा है, और ये हम सब बहुत सौभाग्य वाले हैं कि हम ब्राउन हैं या ब्लैक हैं तो हम कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें मुझे भोपाल में एक अमेरिका का ही बच्चा मिला, आप देखिए इसके हाथ में एक छोटा सा दाग है, और ये स्किन कैंसर का ऑपरेशन करा के अमेरिका से आया है। मुझे अमेरिका या विदेशों में जाने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन पहला मैंने ऐसा पेशेंट देखा जिसको वाकई स्किन कैंसर हुआ था। और ये जो हम फ्रिज में CFC जैसे गैस इस्तेमाल करते हैं, ये जब ऊपर जाके ओजोन को क्षतिग्रस्त करती हैं तो ये उसकी वजह से ये रेडिएशन आता है, उनको होता है। तो इसे बताया कि मेरे पिताजी को एक छोटा सा तिल जैसा दाग हुआ था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो कैंसर ब्रेन तक पहुंच गया और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इसीलिए इसका ऑपरेशन करा के आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा। तो ये स्थिति आज ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका, इन देशों में हो चुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई लैटिन अमेरिकन देशों में बच्चे धूप में खेल नहीं सकते हैं। 10 बजे से 3 बजे तक बच्चे अलाउड नहीं खेलना, क्योंकि रेडिएशन बहुत तेज सीधे आता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जिनकी सफ़ेद चमड़ी है, वाइट स्किन लोग हैं, वो इस स्किन कैंसर के शिकार होते हैं। ये जो है इसका नाम मैट है, कोलोराडो स्टेट में अमेरिका में रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। नेक्स्ट, 2-4 मिनट में आप कॉल लूँगा। आज हमारे देश में जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आपने पढ़ी होगा उसमें क्या क्या पेस्टिसाइड मिले हैं, क्या है, लेकिन वो कांच की बोतल में हम पीते हैं। अभी कैन आ गए हैं। कैन में प्रॉब्लम क्या है? जब इनको हम रिसाइकिल करते हैं तो इसमें एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, और उससे जो केमिकल निकलते हैं परफ्लोरोकार्बन्स, वो हमारी पृथ्वी को कहीं ज़्यादा गर्म करते हैं। अमेरिका 1 महीने में इतने कैन यूज़ करता है कि अगर आप एक के बाद एक रखिए तो चंद्रमा तक पहुँच जाएंगे। इतने कैन का इस्तेमाल अमेरिका करता है। अब ये कैन हमारे देश में आएंगे, बढ़ेंगे ज़्यादा, बड़े बड़ी ये अरबों डॉलर की कंपनियां हैं। क्या होगा? यहाँ कार्टून में आप देखिए एक साहब के पास मोबाइल है, आजकल बड़ा क्रेज होता है, हम दूसरे का मोबाइल बड़े ध्यान से देखते हैं, रिंग टोन कैसी है, कलर स्क्रीन कैसा है। उनका मोबाइल बिल्कुल गोल था, तो वो साहब उनसे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है और इससे मैं यहाँ नहीं बल्कि चंद्रमा तक बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप सिर्फ अपने गाड़ी की टायर में, चाहे स्कूटर हो, कार हो, अगर हवा सही रखिए तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अमेरिका की सारी अगर कारों में हवा सही रखी जाए तो 1 करोड़ बैरल तेल जो है हर साल बच सकता है। 1 करोड़ बैरल तेल
तो ये एक ऐसा सुझाव है, आप सब अपनाइए अपने कार में, स्कूटर में, अगर आप, क्योंकि जितनी हवा कम होगी इंजन ज़्यादा ड्रैग करेगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। तो ये एक सुझाव है। यहाँ पर आप देखिए, एक साहब हवा भराने के लिए हवा भरा के चलने लगे, तो उसने कहा कि साहब ऐसा है कि आप मुझे चाहे 25 पैसे मत दीजिए, हवा नहीं भराई थी, माफ़ कीजिएगा, तो उसने कहा कि कम से कम हवा तो भरा लीजिए, आप मुझे पैसे मत दीजिए, कम आप अपने को और वातावरण को स्वच्छ तो बनाएंगे कम से कम। नेक्स्ट, मैं ये लेक्चर आपको क्यों दे रहा हूँ, CDRI में मेरा काम दवाओं पे है। मैं आपके साथ, ये आखिरी स्लाइड है मेरी, मैं आपको एक बड़ा सवाल कहना चाहूँगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे यहाँ हुई थी, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जिसमें 2 दिन में 4000 लोग मर गए थे। जब लोगों ने फ़ोन किया ये गैस MIC फैली भोपाल में, तो उनसे कहा गया कि साहब आपको कुछ नहीं होगा, आपकी आंख में जलन होगी, आप भीगा कपड़ा रख दीजिए, आप बच जाएंगे। फ़ोन रखने तक 150 लोग मर चुके थे। इस पूरी घटना में अब तक जो आंकड़ा है 20,000 लोग मर चुके हैं, 30,000 लोग पैरालाइज हो चुके हैं, 40,000 लोग आज भी भुगत रहे हैं उस त्रासदी को। और सबसे दुखद की बात क्या है कि इस कांड को करने वाली जो अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें हम किसी एक आदमी को सजा नहीं दिला पाए। एक आदमी को सजा नहीं मिली है। दुनिया के किसी देश में आपको ऐसा नहीं मिलेगा एक विदेशी कंपनी हमारे 20,000 लोगों को मार के चली जाए और उसको सजा ना हो। ये पहला उदाहरण है और ये बड़ा दुखद है। रीज़न क्या है, हम रिएक्ट नहीं करते, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। लखनऊ में कुछ भी होता रहे, हम चुप हैं, ठीक है, जब तक हम सुरक्षित हैं कुछ भी होता रहे। यहाँ पर आप देखिए भोपाल में घटना हुई थी और उसमें जो ज़्यादा लोग मरे थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे, जो आसपास की झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोग थे। वो आप देखिए वहाँ का कब्रिस्तान है और लोग बैठे हुए, वहाँ पर एक त्यौहार होता है जहाँ वो याद के अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो लोग वहाँ बैठे हैं अगरबत्ती जला के, कोई उनके चचा हैं, कोई उनकी माँ है, दादी है जो नहीं रही इस पूरे दुर्घटना में। अमेरिकन एक जा रहा है यूनियन कार्बाइड का और उसके पीछे एक भारतीय है, जब वो कब्रिस्तान देखता भोपाल का तो वो ठिठक जाता है एकदम से, उसको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं बिल्कुल। अमेरिकन बड़ा नॉर्मल, वो कह रहा है कमान डोंट वरी, हैं आप आइए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जिस देश के जिंदा आदमी हमारा कुछ नहीं कर पाए, उस देश के मरे आदमी हमारा क्या करेंगे। तो ये एक आप सबसे अनुरोध है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी हैं, आप सब अधिकारी और प्रबुद्ध जन हैं लखनऊ में, आपको सोचना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मर चुका है लखनऊ का, इसको आपको सुधारना होगा। आपको टाटा सुमो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी महिला या बुजुर्ग व्यक्ति उसमें चढ़ते हुए मैंने गिरते देखा है। सबसे बढ़िया ऑप्शन है CNG वाली, आप मारुति वैन को आप इंस्टॉल कर दिए, उसका दरवाजा निकलवा दिए, विल बी एट सेफ एज टेम्पो। दूसरा क्या है, आपको अभी से सोचना पड़ेगा, अगर दिल्ली में वहाँ पर मेट्रो रेल आई है तो लखनऊ में आप कितनी जल्दी ला सकते हैं। हैंगिंग रेल विदेशों में चलती हैं, उसके बारे में आपको ऑप्शन है, सोचना पड़ेगा। एक और समस्या है अतिक्रमण की। जब कहीं ज़्यादा प्रदूषण होता है तो आप जानते हैं कब होता है, जब आपका वाहन बिल्कुल ऑन है या धीमा चल रहा है। जब गाड़ी स्पीड में चलती है प्रदूषण बहुत कम होता है। तो अगर अतिक्रमण ज़्यादा होगा सड़कों पे तो वाहन धीमे चलेंगे, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। और अभी आपने डॉक्टर से सुना मेडिकल कॉलेज की क्या हालत होगी, कितने लोग आज, अगर मैं आपको अभी ये, तो मैडम ने मुझे कहा था कि आपको 5-10 मिनट बोलना है, नहीं मगर आपको आंकड़े दूंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी सुन के कि कैसे ये गैसेज हमको। आज आप लारी कार्डियोलॉजी चले जाइए या आप मेडिकल कॉलेज जाके देखें, तब आपको पता लगेगा कितने लोग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर इन सबके शिकार हैं। 30 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है। सारा कारण कहाँ ये है। अच्छा, दुखद बात क्या है, अतिक्रमण एक ऐसा लखनऊ में है जहां पर अतिक्रमण करने वाले, आप मंदिर मार्ग पे चलिए, जरा आप निराल नगर में चलिए, आप विकास नगर में चलिए, बड़े गरीब लोग नहीं हैं वो अतिक्रमण करने वाले। वो ऐसे लोग हैं जिनके, वो इतने गरीब हैं कि 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का उनका बंगला है। पूरी सड़क आप देखिए, 2 बाउंड्रियां मोहल्लों में साफ दिखेंगी। और ये जो पूरा कब्जा हो रखा है, ये उस कितने एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, कितना आज ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको अतिक्रमण को बिल्कुल एक क्राइम घोषित करके उसको तोड़ना होगा, सही करना होगा। लखनऊ में आप देखिए अतिक्रमण बुरी तरह से है और ये करने वाले गरीब लोग नहीं है, वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए भगवान ने दे रखे हैं। उन्होंने शहर के पूरी सड़कों को कब्जा कर रखा है। कई बार कोशिश करी, उनको वहाँ से हटाया, बसाया, और वो लोग ऐसे निकले कि वो बेच के फिर आके भी जम गए। उस पर कड़ाई से पालन करना होगा। और वो कैसे रोके, आप वहाँ पर बबूल है, जंगल जलेबी, ऐसे पूरे आप गोमती के दोनों तरफ अंदर आप जंगल लगा दीजिए। वो शहर के लिए एक फेफड़े का काम करेगा, बढ़िया ऑक्सीजन देगा, इंक्रोचमेंट नहीं होगा। और हमारी पूरी नदी, आप विदेशों में जाके देखिए, जब नदी शहर में घुसती है, फिल्टर लगा के उसको इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर पानी बना देते हैं। आज अगर कोई लखनऊ में मुझे आता है और कहता है कि मुझे बोटिंग करनी है, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि मैं तो खड़ा रहूंगा, आपकी हिम्मत है आप कर लीजिए बोटिंग। क्योंकि वहां पर अगर आप आंकड़े देखिए तो शहीद स्मारक के पास जो पानी में बैक्टीरिया का आंकड़ा है, दुनिया का अधिकतम प्रदूषित आंकड़ा है। स्थिति बहुत भयंकर है। तो ये सारी चीजें सोचनी होंगी अभी से। और
अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ाएंगे, गाड़ियाँ जिस तरह से बढ़ रही है, लखनऊ पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, वो हमें जब तक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप दिल्ली का आंकड़ा देखें तो वहाँ पे मेट्रो आने के बाद लोगों ने कारें निकालनी बंद कर दी है, तो वो हमें लखनऊ में करना होगा। अभी लखनऊ में अगर किया जाए तो दिल्ली जैसी स्थिति आने तक हम शायद बहुत अच्छी तरह से इस समस्या को संभाल पाएंगे। दूसरा, ये जो आखिरी कार्टून मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चुप मत रहिए, अधिकारियों से, लोगों से आप हमेशा आवाज़ उठाइए, और जब आप आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ये मुझे आपसे कहना है, आपसे विनम्र अनुरोध है। आखिरी मेरी स्लाइड कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसका आप जानते हैं ये ब्लैक पांडा, ये चीन में पाया जाता है, अगले 25 साल में शायद हमेशा अगले दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। आज चीन को हजारों लाखों डॉलर दिए जा रहे हैं कि आपको इस पांडा को बचाना है, और इसीलिए इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये सिंबल है कि ये ऐसा जीव है जिसे हमें बचाना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। आज हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें पांडा को बचाना है। कल क्या होगा, पांडा की जगह आप मेरा फोटो या अपना फोटो लगा दीजिएगा, तब हमारी प्रायोरिटी होगी सेव मैन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी वो प्राणी है जिसका अस्तित्व अब खतरे में है, वो मिटने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैम कुमार का बहुत आभारी हूँ, और आप सबका बहुत आभारी हूँ, माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का, कि ये हमारा लखनऊ है, और हम कोशिश करें इस लखनऊ को हम वाकई ऐसा लखनऊ बनाएं कि वो चीज़ जो मैंने शुरू में आपसे कही थी, लखनऊ हमारा हमेशा अच्छा रहे। हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक आदमी की नहीं, जितने भी लोग लखनऊ में रहते हैं, अगर हम सब ठान लें तो वाकई लखनऊ एक दिन अच्छा और बढ़िया हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ये था कि हम शुरुआत हम लोगों ने, महिलाओं ने, और विशेष रूप से जो विपुल खंड की जागरूक महिलाएं हैं, उत्साही महिलाएं थीं, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी 2003 के अगस्त में। और उत्साही महिलाओं को जब आपका उत्साहवर्धन मिला तो निरंतर कार्य करते हुए दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस समय 100 से भी अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। और इन सारी समस्याओं की जड़ पर पहुंचने की, तह तक पहुंचने की कोशिश की गई इन महिलाओं के द्वारा, जिसमें हमने ये महसूस किया कि शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। और यही वजह है कि अपने बहुत सारे अन्य प्रयासों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस कदम हम लोगों ने उठाया, और इस परिवार ने, इको फ्रेंडली परिवार ने, गोमती नगर में ही विगत वर्ष एक स्कूल का निर्माण किया, बाल शिक्षा केंद्र का, श्री शक्ति बाल शिक्षा केंद्र, जिसमें उन गरीब बच्चों को जो दिन भर इधर उधर मजदूरी करते हैं या कूड़ा बीनते हैं और अपने भविष्य की चिंता किए बगैर कुछ ऐसी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं जिसके कारण बड़े होने से पहले ही, जवान होने से पहले ही वो किसी न किसी जेल में होते हैं या किसी न किसी ऐसी गंदी आदतों में होते हैं कि उनका भविष्य ख़त्म हो चुका होता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिन भर बच्चे अपनी मजदूरी भी करें, और शाम के वक्त 3 बजे के बाद उन बच्चों की बाकायदा क्लास होती है, स्कूल चलता है और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास की बातें, उनकी जागरूकता की बातें, उनके स्वास्थ्य की बातें, पर्यावरण का ज्ञान, और इस तरह एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। निःशुल्क केवल कहने में नहीं बल्कि उनके लिए किताबें निःशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निःशुल्क, उनको जो भी इस तरह की सुविधाएं स्कूल से संबंधित होती हैं वो सभी निःशुल्क दी जाती हैं, और उनको एक टिफ़िन की भी व्यवस्था की जाती है हमारे इस परिवार की ओर से, और कोशिश ये की जाती है कि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में परिवर्तित हो सकें। अब तक 1 साल में ही लगभग 200 से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और किसी न किसी अच्छे स्कूल में उन्होंने आगे तालीम अपनी आरंभ की है। इस समय उन्हीं बच्चों के माध्यम से, उन्हीं बच्चों को शायद उनके जीवन में, ज़िंदगी में पहली बार उनको कोई मंच मिलने जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है कि वो बच्चे जिनको कभी किसी को कहीं कोई मंच नहीं मिलता है, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री शक्ति परिवार को कि उनको यहाँ मंच प्रदान कर रहे हैं, और आप महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर कितना परिवर्तन आया है। ये वही बच्चे हैं जो कभी गलियों में कूड़ा बटोरते हैं, कभी कहीं किसी न किसी खेल में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आज उनकी ऊर्जा कितनी सकारात्मक ढंग से यहाँ मंच पर देखने को मिलेगी। एक देशभक्ति गीत के साथ ये बच्चे आएंगे, और ये सारे बच्चे उसी स्कूल के हैं, उसी विद्यालय के हैं, श्री शक्ति बाल शिक्षा केंद्र के ये बच्चे आपके सामने लेकर आ रहे हैं देशभक्ति गान।
आवश्यकता बन गई है। हमारी लघु नाटिका में इन्हीं बातों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो प्रस्तुत है एक लघु नाटिका, पृथ्वी के उड़ते रंग। पानी नहीं आ रहा है। क्या पानी भर कर नहीं रख सकती थी? कम से ही भर लिया होगा। बिजली होगी तभी तो पानी भरेगा। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कल से पानी ही नहीं आ रहा है, टंकी भी खाली हो गई। बच्चों ने सारा पानी बहा दिया। हम बिना शावर नहा ही नहीं सकते। और आपकी लाडली डॉली घर के बात में पता नहीं क्या करती रहती है। मैं तो खुद तंग आ गई इस पानी की चिंता से। अब मैं कैसे ऑफिस जाऊँ? बिना मुँह में नहाए? ये भगवान, क्या समय आ गया? जीवन में नर्क हो गया। देर से ऑफिस पहुँचूं तो बहुत चिल्लाता है। क्या हुआ? किसका फोन था? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। डॉली की तबीयत अचानक खराब हो गई है। स्कूल से प्रिंसिपल साहब का फोन था। जाओ जल्दी किसी डॉक्टर को दिखा के आओ। तुम सारा दिन घर पर रहती हो, बच्चों का ख्याल तक नहीं रख सकती। क्या खाया था उसने? बताओ मुझे। आपको तो पता ही है, डॉली को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल बाहर जाकर के बर्गर खा के आई थी, पेप्सी ड्रिंक पी के आई थी। तुम्हें पता नहीं बाहर का मामला वैसे नहीं कितने प्रदूषित हो चुके हैं? जरा भी कंट्रोल नहीं बच्चों पर। कैसे हो गया बुखार? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। जाओ जल्दी किसी डॉक्टर को दिखा के आओ। ना बिजली ना नौकर। अरे सुनो बेटा, तुम घर कैसे वापस आ गए? तुम तो सुबह स्कूल गए थे। अरे बाबा क्या हो गया? दरअसल मैडम जी, आपके बेटे के साथ स्कूल ले गई और सड़क पे बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं क्या करता? इसे घर ले आया। मगर मैंने तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था, तो कैसे इसके साथ थी? मैडम जी, दरअसल वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था और तो और उसने बाहर की प्रदूषित हवा जो पी थी। मैं क्या करता? मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी। भगवान, ना घर में पानी, ना बिजली, ना ऑक्सीजन, कैसे जिएंगे हम लोग? आइए देखें। सुनो प्रिय, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ।
तस्वीर वैसी नहीं रही, वह तो मानव के हाथों में आ गई है। वहाँ आना जाना मुश्किल है। तो क्या हुआ? ये मानव हमारे बच्चे तो हैं, क्या मैं इनसे मिल नहीं सकती? आप मुझे उनसे मिलवाइए, मुझे एक बार वहाँ ले चलिए। अगर तुम्हारी जिद है तो चलो। ये क्या हो गया है मेरी सृष्टि को? कहाँ गए वो हंसते खेलते बच्चे? चारों ओर ये बच्चों की हालत देखी ना चाहिए। किसने की है बर्बादी? बुलाओ उन अपराधियों को। I'm a disco dancer. बड़ा मजा आ रहा है। पीकर जहरीला खून बन गया मैं तो शक्तिशाली। अब न बचेगा मुझसे कोई भी बलशाली। मलेरिया फाइलेरिया फैलाकर छीनूंगा मैं खुशहाली। I am a disco dancer. I'm a disco dancer. मैं चली देखो मानव की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ला 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 ला। अरे हम भी तो जाने तुम इतने खुश क्यों हो? जैसे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, मुझे मिल गया हर घर में पढ़ाओ। जितने बड़े किया पाए उतने करूंगी बर्बादी। टाइफाइड और डायरिया ये सब मेरे होगा। जो पहुंचे घर में खत्म करूं खाना। तो ये है मेरे बच्चों के दुश्मन। क्या कर रहे थे हवा, पानी व पेड़? क्या ये मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते थे? मेरे टूटे हुए अंग से कोई तो आज ये पूछे कि मेरा हाल क्या है, मेरा हाल क्या है। कैसे दूंगा अब मैं छाया, काट काट के मुझे जो छेड़ा। पशु पक्षी का छीना बसेरा, कैसे जिएंगे ये बिन भोजन। देता था पानी व ऑक्सीजन। दम मारो दम, मिट जाए गम, जलाओ सुबह शाम। लकड़ी को लाके दम मारो दम, मिट जाए गम, जलाओ सुबह शाम। मोटर गाड़ी रे दम मारो दम। मेघा छाए आधी रात, बहर बन गई निंदिया। मेघा छाए आधी रात, बहर बन गई निंदिया। कोई पिए तो कैसे पिए? गंगा रोए, यमुना रोए, बच्चा रोए, मानव सोए। बता दे मैं क्या करूं? मेघा छाए आधी रात, बहर बन गई निंदिया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ले चल इस दुनिया से, ये दुनिया काली है, काली काली है। ओ माँ, ओ
आओ बनाए मिलजुल कर हम धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में पेड़ लगाए जो धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पेड़ों को हम कभी न काटे, वर्षा को जो लाते हैं, देते हैं फल फूल सदा पक्षी जिन पर सोते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देते हैं फल फूल सदा, ईंधन कम जलाकर वायु को शुद्ध हम रखेंगे, कूड़ा करकट से नदियों की रक्षा हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी नहीं सकता शुद्ध वायु को पानी के बिन, आओ मिलकर रहे रक्षा धरती की हम रमदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिलजुल कर बनाए भारत को प्रदूषण मुक्त। हम मिलजुल कर बनाए भारत को प्रदूषण मुक्त। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन सचमुच हम बड़ों के दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। आइए इन बच्चों के साथ साथ हम भी ये प्रण उठाएं कि मिलजुल के तराशेंगे नए चांद सितारे, क्योंकि अब वो चांद सितारे नहीं रहे जो कामना की थी आपने देखा कि एडम एंड ईव ने। तो मैं यही कहूँगा कि आइए इन बच्चों के साथ हम भी ये प्रण लें कि मिलजुल के संवारेंगे नए चांद सितारे, और धरती को गगन तुम भी करो हम भी करेंगे। सब मिलकर इन बच्चों के साथ हम भी ये प्रण लेते हैं कि पर्यावरण को बचाना है और हमें अपने जीवन को सुंदर से सुंदर, बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आइए अब तैयार हो जाएं उस हसीन लम्हे के लिए, उस मौके के लिए जिसमें हम लखनऊ की उन 5 महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी सलाहियत के हिसाब से कुछ ऐसे योगदान दिए हैं राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, जिनकी दक्षता, जिनके कार्य, जिनके को सराहते हुए हम आज उन्हें इस इको फ्रेंडली परिवार, श्री शक्ति इको फ्रेंडली परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अलंकृत करने जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम है श्रीमती कुमकुम राय चौधरी जी का। हालांकि उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जब जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसके विषय में, उनकी भूमिका के विषय में, उनके पूरी व्यक्तित्व के विषय में चंद पंक्तियों में इसलिए बताना आवश्यक होता है कि वो प्रेरणा स्रोत हुआ करते हैं आने वाली नस्लों के लिए और हम सभी के लिए। बहुत सारी विधाओं में एक साथ दक्षता रखने वाली व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती कुमकुम राय चौधरी जी एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उस परिवार में जन्मी और प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से प्राप्त करने के बाद आपने बीएससी और बी लिप साइंस, लाइब्रेरी साइंस, आपने इन दोनों की डिग्रियां बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए, आपके अंदर एक ललक हमेशा से रही है कि अपने जीवन में अपने नियमित कार्यों से हटकर भी कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे एक अच्छे स्वस्थ समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो सके। और इस दिशा में अपने प्रेरणा स्रोत अपने बड़े भाई श्री सुब्रत राय सहारा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने तन प्रिया क्रिएशन के नाम से ड्रेस डिज़ाइन का कार्य शुरू किया तथा इसमें सफलता प्राप्त की। इस संस्था में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु आपने डिज़ाइनर क्लब खोला, जिसकी आमदनी से, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अक्सर लोग इस किस्म के डिज़ाइनर क्लब खोलते हैं अपनी आमदनी के लिए, लेकिन इनकी संस्था से जो भी, इस क्लब से जो भी आमदनी प्राप्त होती है उससे शारीरिक रूप से असक्षम तथा समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी के तहत 5 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग, विकलांग एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों के को रैंप पर शो कराकर ये साबित कर दिया आपने कि हर व्यक्ति सक्षम है। और इस प्रयास को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में अंकित भी किया है। 21 वर्षों तक डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट डिवीज़न में बतौर वैज्ञानिक कार्य करने के बाद आपने 1999 में सहारा प्रोडक्ट डिवीज़न में सलाहकार का पद ग्रहण किया
और साथ ही आपके संरक्षण में 3 बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अनेक अभी पढ़ रहे हैं। छोटी दीदी जी को संगीत, खाना पकाना, खेल कूद और भगवान श्री गणेश से बहुत लगाव है। जहाँ तक भगवान श्री गणेश से लगाव का ताल्लुक है, आपने भगवान श्री गणेश के विभिन्न रूपों को एकत्रित करने का एक शौक जो था आपको, उसको अलंकृत करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका, इससे सुखद मौका और नहीं हो सकता है कि हमारे दरमियान माननीय आज़म खान साहब भी मौजूद हैं। नाम से ही नहीं, अपने पूरे व्यक्तित्व से ही आज़म हैं, और आज़म का मतलब होता है बहुत बड़ा। इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े हृदय से श्रीमती कुमकुम राज चौधरी जी को अलंकृत करने की कृपा करें। इसी कड़ी में डॉक्टर शैली अवस्थी जी का नाम है, जिन्होंने आज संगोष्ठी में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रोफेसर हैं और फैकल्टी इंचार्ज हैं रिसर्च सेल की। आपने अपनी क्षेत्र होता है स्वास्थ्य क्षेत्र, उसमें आप कार्यरत हैं। डॉक्टर शैली अवस्थी जी को भी हम अलंकृत करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि डॉक्टर शैली अवस्थी जी का भी सम्मान करें हमारे परिवार की ओर से। और हमारी ये बधाई भरी शुभकामनाओं की तालियां। सम्मान की इस कड़ी में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे सराहनीय कार्य करने वाली डॉक्टर रंजना सक्सेना जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में, अपने व्याख्यान में पर्यावरण प्रदूषण, इस पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आप इस समय रीजनल ऑफिसर हैं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और आप न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों तक जाकर इस क्षेत्र में आपने बहुत सारे सराहनीय कार्य करे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आपको और अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अपने हाथों से आपकी सेवाओं को अलंकृत करने की कृपा करें। इस कड़ी में, सम्मान की कड़ी में हमारी है डॉक्टर मधुलिका जी की। आपने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लखनऊ में अगर आप मेयो मेडिकल सेंटर की बात करें तो एकदम से आपका नाम जबान पर आ जाता है, और आपका नाम में तो मेयो मेडिकल सेंटर का नाम आ जाता है। इतनी सारी आपकी सेवाएं मेडिकल क्षेत्र में है कि उनका व्याख्यान करना इस समय संभव नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको और अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि आप अलंकृत करें, सम्मानित करें। वो सम्मानित करना है, अलंकृत करना है। वैसे तो हमारे कार्यक्रम का दुर्भाग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अपने कार्य में व्यस्त होंगी, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाई हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सचिव सुश्री रेखा गुप्ता जी का भी नाम इस कड़ी में था, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका सम्मान तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन इन 5 सम्मानित व्यक्तित्व में उनका भी नाम था, और इस समय इस यादगार लम्हे, इस यादगार क्षण को हमारे मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार बंधु अपने अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। ये जब तक हम लोग अपनी तालियों से बधाइयां देते हैं सारे सम्मान विजेताओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सम्मान प्राप्त किया है, और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने हाथों से ये पुरस्कार देकर कर रहे हैं। की कृपा करें। एक स्मृति चिन्ह देकर आज के इस मौके को, इस क्षण को यादगार बनाना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री पी.के. श्रीवास्तव साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं CDRI में, उनको अपने हाथों से स्मृति चिन्ह और ये मोहब्बत के रंग बिरंगे फूल प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने शायद बच्चों को, जब माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का समय आपका और लेंगे हम। ग्रुप में सुश्री पुष्पा से आवाज़ देता हूं उसको कि आप आशीर्वाद प्राप्त करें अपने पूरे ग्रुप के लिए, और बच्चों के लिए एक छोटी सी निशानी, एक तोहफे के तौर पर सारे बच्चों के लिए ग्रुप लीडर
और हमारी तालियां इस बच्चे के लिए, जिनके लिए हम सबका आशीर्वाद इन तालियों में शामिल है। नेचर क्लब के बच्चों ने भी बहुत अच्छा स्किट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने वर्तमान जो है आज के धरती का और जो भविष्य, जो भयावह भविष्य होने वाला, उसके बारे में भी चिंता व्यक्त की थी। उस ग्रुप से मैं बुला रहा हूं श्री गर्वित सिंह को। श्री गर्वित सिंह मैं अगर माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बेटी से आप बेटे हो गए, लेकिन जो कुछ भी बच्चों ने प्रस्तुत किया सचमुच सराहनीय था। हम आइए अब तैयार हो जाएं उस हसीन लम्हे के लिए, उस मौके के लिए, जिसमें हम लखनऊ की उन 5 महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी सलाहियत के हिसाब से कुछ ऐसे योगदान दिए हैं राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, जिनकी दक्षता, जिनके कार्य, जिनके सराहनीय कार्य को सराहते हुए हम आज उन्हें इस इको फ्रेंडली परिवार, श्री शक्ति इको फ्रेंडली परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अलंकृत करने जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम है श्रीमती कुमकुम राय चौधरी जी का। हालांकि उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जब जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसके विषय में, उनकी भूमिका के विषय में, उनके पूरी व्यक्तित्व के विषय में चंद पंक्तियों में इसलिए बताना आवश्यक होता है कि वो प्रेरणा स्रोत हुआ करते हैं आने वाली नस्लों के लिए और हम सभी के लिए। बहुत सारी विधाओं में एक साथ दक्षता रखने वाली व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती कुमकुम राय चौधरी जी एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उस परिवार में जन्मी और प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से प्राप्त करने के बाद आपने बीएससी और बी लिप साइंस, लाइब्रेरी साइंस, आपने इन दोनों की डिग्रियां बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए, आपके अंदर एक ललक हमेशा से रही है कि अपने जीवन में अपने नियमित कार्यों से हटकर भी कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे एक अच्छे स्वस्थ समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो सके। और इस दिशा में अपने प्रेरणा स्रोत अपने बड़े भाई श्री सुब्रत राय सहारा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने तन प्रिया क्रिएशन के नाम से ड्रेस डिज़ाइन का कार्य शुरू किया तथा इसमें सफलता प्राप्त की। इस संस्था में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु आपने डिज़ाइनर क्लब खोला, जिसकी आमदनी से, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अक्सर लोग इस किस्म के डिज़ाइनर क्लब खोलते हैं अपनी आमदनी के लिए, लेकिन इनकी संस्था से जो भी, इस क्लब से जो भी आमदनी प्राप्त होती है उससे शारीरिक रूप से असक्षम तथा समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी के तहत 5 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग, विकलांग एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों के को रैंप पर शो कराकर ये साबित कर दिया आपने कि हर व्यक्ति सक्षम है। और इस प्रयास को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में अंकित भी किया है। 21 वर्षों तक डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट डिवीज़न में बतौर वैज्ञानिक कार्य करने के बाद आपने 1999 में सहारा प्रोडक्ट डिवीज़न में सलाहकार का पद ग्रहण किया और साथ ही आपके संरक्षण में 3 बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अनेक अभी पढ़ रहे हैं। छोटी दीदी जी को संगीत, खाना पकाना, खेल कूद और भगवान श्री गणेश से बहुत लगाव है। जहाँ तक भगवान श्री गणेश से लगाव का ताल्लुक़ है, आपने भगवान श्री गणेश के विभिन्न रूपों को एकत्रित करने का एक शौक जो था आपको, उसको अलंकृत करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका, इससे सुखद मौका और नहीं हो सकता है कि हमारे दरमियान माननीय आज़म खान साहब भी मौजूद हैं। नाम से ही नहीं, अपने पूरे व्यक्तित्व से ही आज़म है, और आज़म का मतलब होता है बहुत बड़ा। इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े हृदय से श्रीमती कुमकुम राय चौधरी जी को अलंकृत करने की कृपा करें। इसी कड़ी में डॉक्टर शैली अवस्थी जी का नाम है, जिन्होंने आज संगोष्ठी में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रोफेसर हैं और फैकल्टी इंचार्ज हैं रिसर्च सेल की। आपने अपनी क्षेत्र होता है स्वास्थ्य क्षेत्र, उसमें आप कार्यरत हैं।
डॉक्टर शैली अवस्थी जी को भी हम अलंकृत करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि डॉक्टर शैली अवस्थी जी का भी सम्मान करें हमारे परिवार की ओर से। और हमारी ये बधाई भरी शुभकामनाओं भी तालियां। सम्मान की इस कड़ी में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे सराहनीय कार्य करने वाली डॉक्टर रंजना सक्सेना जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में, अपने व्याख्यान में पर्यावरण प्रदूषण इस पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आप इस समय रीजनल ऑफिसर हैं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और आप न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों तक जाकर इस क्षेत्र में आपने बहुत सारे सराहनीय कार्य करे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आपको और अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अपने हाथों से आपकी सेवाओं को अलंकृत करने की कृपा करें। इस कड़ी में, सम्मान की कड़ी में हमारी है डॉक्टर मधुलिका जी की। आपने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लखनऊ में अगर आप मेयो मेडिकल सेंटर की बात करें तो एकदम से आपका नाम जबान पर आ जाता है, और आपका नाम में तो मेयो मेडिकल सेंटर का नाम आ जाता है। इतनी सारी आपकी सेवाएं मेडिकल क्षेत्र में है कि उनका व्याख्यान करना इस समय संभव नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको और अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि आप अलंकृत करें, सम्मानित करें। वो सम्मानित करना है, अलंकृत करना है। वैसे तो हमारे कार्यक्रम का दुर्भाग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अपने कार्य में व्यस्त होंगी, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाई हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सचिव सुश्री रेखा गुप्ता जी का भी नाम इस कड़ी में था, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका सम्मान उन तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन इन 5 सम्मानित व्यक्तित्व में उनका भी नाम था, और इस समय इस यादगार लम्हे, इस यादगार क्षण को हमारे मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार बंधु अपने अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। ये जब तक हम लोग अपनी तालियों से बधाइयां देते हैं सारे सम्मान विजेताओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सम्मान प्राप्त किया है, और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने हाथों से ये पुरस्कार देकर इनमें कर रहे हैं। की कृपा करें, एक स्मृति चिन्ह देकर आज के इस मौके को, इस क्षण को यादगार बनाना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री पी के श्रीवास्तव साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको अपने हाथों से स्मृति चिन्ह और ये मोहब्बत के रंग बिरंगे फूल प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने शायद बच्चों को, जब माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का समय आपका और लेंगे हम। ग्रुप में सुश्री पुष्पा से आवाज़ देता हूं उसको कि आप आशीर्वाद प्राप्त करें अपने पूरे ग्रुप के लिए, और बच्चों के लिए एक छोटी सी निशानी, एक तोहफे के तौर पर सारे बच्चों के लिए ग्रुप लीडर है। और हमारी तालियां इस बच्चे के लिए, जिनके लिए हम सबका आशीर्वाद इन तालियों में शामिल है। नेचर क्लब के बच्चों ने भी बहुत अच्छा स्किट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने वर्तमान जो है आज के धरती का और जो भविष्य, जो भयावह भविष्य होने वाला, उसके बारे में भी चिंता व्यक्त की थी। उस ग्रुप से मैं बुला रहा हूं श्री गर्वित सिंह को। श्री गर्वित सिंह मैं, अगर माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बेटी से आप बेटे हो गए, लेकिन जो कुछ भी बच्चों ने प्रस्तुत किया सचमुच सराहनीय था। हम माननीय मंत्री महोदय शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने हाथों से लोगों को सम्मानित। श्री शक्ति इको फ्रेंडली परिवार के सदस्यगण और ख़ास तौर से जो बच्चे यहाँ नौजवान बैठे हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा इस एतबार से कि आबादी से बहुत दूर बैठे हैं हम लोग।
और उसका असर ये है कि इतने अच्छे कार्यक्रम की भी आबादी उतनी ही मुतासिर है जितनी ये आबादी पुराने लखनऊ से दूर होने की वजह से मुतासर है। हमारे यहाँ, मैं इस पर बाद में वापस आता हूँ, हमारे यहाँ देश में साक्षरता अभियान चलाया गया और साक्षरता अभियान के नाम पर दिल्ली के खजाने खाली कर दिए गए। साक्षरता अभियान बच्चों ये नहीं था कि किसी को शिक्षित करना है, बल्कि ऐसा नहीं था जैसे आप स्कूल चला रहे हैं और इन बच्चों ने, जाहिर है उन बच्चों के अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं और उनकी शक्लों पर हम गौर करें तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। लेकिन आज के दिन वो बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में नहाए धोए और एक कार्यक्रम को पेश करने के काबिल होकर यहाँ हमारे सामने आए और आपने देखा उनमें कितना कॉन्फिडेंस था। आम तौर पर बच्चे, अच्छे परिवारों के बच्चे भी अगर आप स्टेज पर उन्हें ले आए तो थोड़ा शर्माते हैं और उनका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपने काम शुरू किया है और काम की शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है, लेकिन थोड़ा ऐसा भी नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि साक्षरता अभियान हमारे यहाँ चला और किसी को साक्षर बनाने का मोटो नहीं था, बल्कि मात्र इतना था कि कोई भी भारतवासी, चाहे पुरुष हो या महिला, जवान हो या बूढ़ा, अगर भारत के संविधान में अंकित की गई भाषाओं में से किसी एक भाषा में हस्ताक्षर करना सीख लेगा तो वो साक्षर हो जाएगा। और मात्र सिग्नेचर सिखाने के लिए दिल्ली खजाने का हजारों करोड़ रुपया और शायद लाखों करोड़ होगा जो बर्बाद हो गया और लूट लिया गया और लोगों से आज तक दस्तखत करना नहीं आए। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हें ना तो केंद्र सरकार के खजानों की जरूरत होती है और ना प्रदेश सरकार की। मिसाल के तौर पर केरल स्टेट है, वहां 100% साक्षरता। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पर्यावरण का आपने अपने से अहद लिया है, आप इसमें कामयाब हो, प्रदूषण दूर हो। डॉक्टर साहब ने तो हर तरह की गंदगी को साफ करना चाहा है, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन होगी। जैसा मैंने कहा कि 56 साल का हिंदुस्तान अगर हम देखें और पुराना हिंदुस्तान देखें तो बहुत फ़र्क लगेगा। ये हमारी बच्ची ने भी कहा कि न पानी है न बिजली है, बेटे लखनऊ में रहते हो और ऐसा कहते हो, हमारे दिल से पूछो। तो इसी के साथ मैं रेखा जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ख़ास तौर से बच्चों से मिलने और बात करने का अच्छा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बख्श दी आपने जिंदगानी। माननीय मंत्री महोदय, आप सबके आने से जो आज का कार्यक्रम सफल हुआ है, हम तो यही कहेंगे कि हमें बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी।